सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। इस क्लास में आपको दोस्तों दिल्ली पुलिस के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पोर्शन है जो कि 50% कवर करता है इस एग्जाम का, यानी मैं बात कर रहा हूँ जीके जीएस की प्लस इसके करंट अफेयर। तो दोस्तों ये जो आपके दिल्ली पुलिस में 50 नंबर का पोर्शन आता है उससे संबंधित क्वेश्चन आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि दोस्तों इस क्लास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, इसमें आपको जीके जीएस प्लस करंट अफेयर यानी हाल ही में जितने भी चर्चा मेरे करंट अफेयर हैं वो भी इस क्लास में आपको मिलेंगे। और दोस्तों जो भी साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। और जो भी अपने साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी ये क्लास आप शेयर कर दीजिएगा क्योंकि क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। इस क्लास में आपको जीके जीएस प्लस करंट अफेयर मिलने वाला है। और दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल के रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। एसएससी कई बार पूछ चुकी है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस क्लास में आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपको पहले क्वेश्चन के बाद में पता चल जाएगा ये क्लास आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि सोनल मानसिंह को 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह एक प्रशिक्षित नर्तकी है। किस शास्त्रीय नृत्य की वह प्रसिद्ध नर्तकी है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, यानी आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी या बिहू। तो दोस्तों बात करते हैं सोनल मानसिंह की। इनको 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है आपके लिए। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि जो सोनल मानसिंह है वो एक प्रशिक्षित नर्तकी है। किस शास्त्रीय नृत्य की? तो ओडिसी की। और इसके अलावा ये भरतनाट्यम की भी नृत्यांगना है। तो याद रखिएगा दो ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, या तो ओडिसी मिलेगा या भरतनाट्यम मिलेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्यांगना है। कौन? सोनल मानसिंह। अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सोनल मानसिंह के बारे में बन सकता है। ये बनता है क्वेश्चन कि दोस्तों ये पहली भारतीय महिला नृत्यांगना है जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और दोस्तों कब? 2003 में। तो याद रखिएगा पहली भारतीय महिला नृत्यांगना जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया वो है सोनल मानसिंह। कब सम्मानित किया गया? तो 2003 में। कौन से अवार्ड से, कौन से सम्मान से? तो आप कहेंगे पद्म विभूषण से। इसके अलावा बात कर लें 1992 में इनको पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो याद रखेंगे इनको 1992 में पद्म भूषण भी मिल चुका है, जबकि बात करें 2003 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और ये पहली भारतीय महिला नृत्यांगना है जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों याद रखिएगा। और वर्तमान में बात करें, ये देखिए आपके सामने फोटो है सोनल मानसिंह की। और वर्तमान में बात करें सोनल मानसिंह है वो राज्यसभा में सांसद है। ठीक है, राज्यसभा में ये मनोनीत सांसद है। कला के क्षेत्र में इनको मनोनीत किया गया है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। मैंने कहा ना आपको जीके जीएस प्लस करंट अफेयर मिलेगा। तो दोस्तों ये आपको दूसरा ही क्वेश्चन इस क्लास में देखने को मिल चुका है। और पहला क्वेश्चन देख के आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन कि 17 सितंबर 2023 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 41वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन है, यानी कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, शांति निकेतन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और डी नंबर है अजंता गुफाएं। तो दोस्तों ये चारों ही आपको नजर आ रहे हैं जितने भी नाम, ये क्या है? भारत के ऐसे स्थल हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं। और दोस्तों हाल ही में जो 41वां है वो है शांति निकेतन, जो कहाँ पे? पश्चिमी बंगाल में। और शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप कहेंगे जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनके द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई। कब की गई? तो आप कहेंगे 1921 में। और दोस्तों शांति निकेतन को विश्व भारती भी कहा जाता है। तो शांति निकेतन को विश्व भारती भी कहा जाता है जिसकी स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। और इसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 41वां स्थल है। तो याद रखिएगा। और दोस्तों हाल ही में करंट की और बात करें तो भारत का 42वां जो स्थल है यूनेस्को धरोहर
सूची में शामिल होने वाला वो है कर्नाटक के होयसल मंदिरों का समूह है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में 42वां स्थल और बन चुका है भारत का, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। कौन सा? तो कर्नाटक के होयसल मंदिरों का समूह है। तो ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं 40वां भारत का कौन सा ऐसा स्थल है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, तो उसका नाम आता है धोलावीरा। और बात करें 39वां, तो आप कहेंगे रामाप्पा मंदिर, जो कि तेलंगाना में है। तो याद रखिएगा 39 रामाप्पा मंदिर तेलंगाना, 40वां कौन सा? तो धोलावीरा गुजरात, 41वां शांति निकेतन और 42वां आप कहेंगे कर्नाटक के होयसल मंदिरों का समूह है। तो याद रखिएगा इतने, यानी वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत में टोटल 42 ऐसे स्थल हैं जिनको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं हमारा जो प्रथम हेरिटेज साइट जिसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया, तो इसका नाम आता है अजंता गुफा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफा है, ये भारत का प्रथम स्थल है जिसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। उसके बाद में बात कर लेते हैं 1983 में ही एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र की, उनको सम्मिलित किया गया। उसके बाद में आगरा फोर्ट है जो कि यूपी में, उसको 1983 में उसी साल सम्मिलित किया गया। और ताजमहल जो कि विश्व के 7 आश्चर्यों में सम्मिलित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है आगरा में, इसको भी दोस्तों इसी साल 1983 में ही यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा प्रथम हमारा अजंता गुफाएं हैं, याद रखिएगा इतनी बातें। उसके बाद बात करते हैं कि हाल ही में जो यूनेस्को है उसकी जो विश्व धरोहर समिति है उसका 45वां सत्र चल रहा है। कहाँ पे? सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। और इसी रियाद में जो विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र चल रहा है, इसमें जो हमारा शांति निकेतन और कर्नाटक के होयसल मंदिरों का समूह है उनको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में सम्मिलित किया गया। याद रखिएगा। बात कर लेते हैं यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा 16 नवंबर 1945। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो पेरिस में। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन कि हेमिस गोपा उत्सव गुरु की जयंती बनाने के लिए बनाया जाता है। यानी क्वेश्चन क्या है कि जो हेमिस गोपा उत्सव है वो किस गुरु की जयंती पर बनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो हेमिस गोपा उत्सव है पहले तो किस केंद्र शासित प्रदेश में, किस यूटी में ये बनाया जाता है? तो आप कहेंगे लद्दाख में। और दोस्तों ये किस गुरु की जयंती पर बनाया जाता है? तो आप कहेंगे पद्म संभव। तो याद रखिएगा पद्म संभव गुरु है जिन्हें गुरु रिनपोचे भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? रिनपोचे, गुरु रिनपोचे। और दोस्तों रिनपोचे का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे अनमोल गुरु। तो दोस्तों पद्म संभव है, इनको अनमोल गुरु या फिर रिनपोचे भी कहा जाता है। याद रखिएगा इनको गुरु रिनपोचे कहा जाता है। और दोस्तों इनकी जयंती पर लद्दाख में जो हेमिस है वहाँ पे हेमिस गोपा उत्सव सेलिब्रेट किया जाता है, आपको याद रखना है। और दोस्तों बात करें तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले गुरु का क्या नाम है? ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एसएससी के द्वारा। तो नाम राइट आंसर होगा आपका पद्म संभव। गुरु रिनपोचे के द्वारा तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। और दोस्तों इनके द्वारा एक शाखा चलाई गई जिसे बोलते हैं वज्रयान शाखा। कौन सी शाखा? तो आप कहेंगे वज्रयान शाखा। तो याद रखिएगा जिस प्रकार आप दोस्तों पढ़ते हैं बौद्ध धर्म में महायान शाखा, हीनयान शाखा, इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसका नाम है वज्रयान, जिसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? पद्म संभव के द्वारा। ठीक है, इन्हें गुरु रिनपोचे भी कहा जाता है, याद रखना है आपको। और इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों जो ये गुरु रिनपोचे हैं जिनका मूल नाम पद्म संभव है, उनको दूसरा बुद्ध भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं हेमिस मठ की, तो ये लद्दाख में है। और तवांग मठ है वो अरुणाचल प्रदेश में, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि तीजन बाई, झाड़ूराम देवांगन, रितु वर्मा, उषा बारले और शांतिबाई चेलक निम्नलिखित में से किस लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों छापिएगा ये पांडवानी लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। और पांडवानी लोक संगीत की बात करें किस राज्य का है? तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़। और दोस्तों आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ का एक नृत्य है जिसका नाम है पंथी लोक नृत्य। तो ये पंथी लोक नृत्य भी याद रखिएगा और पांडवानी लोक संगीत भी याद रखिएगा, दोनों ही छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित हैं। इसके अलावा तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा पांडवानी। तो पांडवानी लोक संगीत के प्रसिद्ध जो कलाकार हैं उनका नाम है तीजन बाई, झाड़ूराम देवांगन,
रितु वर्मा, उषा बारले, शांतिबाई चेलक। तो इतने नाम आप याद रखिएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लावणी। लावणी दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की है, यानी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तो यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ मिल रहा है कि लावणी है, इसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है और ये महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। इसके अलावा बात करें बिहू गीत का, तो ये असम का लोक संगीत है बिहू। उसके बाद हम बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो ऑप्शन में आपको भाटियाली या भटियाली नज़र आ रहे हैं, ये दोस्तों पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का एक प्रसिद्ध लोक संगीत है। और दोस्तों अब एसएससी आपसे पूछेगी तो ऐसे ही पूछेगी कि भटियाली लोक संगीत का संबंध किस राज्य से है, ये तो नहीं पूछेगी किस देश से है। तो आप याद रख लीजिएगा पश्चिम बंगाल राज्य से है। तो याद रखिएगा भटियाली। भटियाली क्या है? लोक संगीत है। और यहाँ पे अभी मैं आपको बता रहा था पंथी लोक नृत्य, ये दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य से संबंध रखता है और ये सतनामी समुदाय के द्वारा किया जाता है। और दोस्तों कब किया जाता है? तो माघ पूर्णिमा और गुरु बाबा घासीदास की जयंती पर ये पंथी लोक नृत्य है वो किया जाता है। तो याद रखिएगा पंथी लोक नृत्य और पांडवानी लोक संगीत दोनों ही का संबंध किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से किस समिति का गठन छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था में सुधार के उद्देश्य से की गई? तो दोस्तों किस समिति का गठन छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था में सुधार हेतु किया गया? तो आप कहेंगे YV रेड्डी समिति का गठन किया गया। क्यों किया गया? तो छोटी बचतों से जुड़ी व्यवस्था में सुधार हेतु। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन आ जाता है कि किस देश ने 7 सितंबर 2023 को मून स्नाइपर चंद्र लैंडर सलीम को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? तो दोस्तों ये किया जापान के द्वारा। जापान देश के द्वारा दोस्तों अपना जो रॉकेट है H2A, उस रॉकेट के द्वारा अपना चंद्र मिशन, जिसका नाम इन्होंने रखा मून स्नाइपर, उसको भेजा। और दोस्तों जिस प्रकार हमारे चंद्रयान 3 मिशन में जो हमारा लैंडर था उसका नाम विक्रम था, तो जापान वाले लैंडर का क्या नाम है? सलीम। ठीक है, तो याद रखिएगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों, जो ये मून स्नाइपर मिशन है ये किस देश का है? जापान का। और ये कब भेजा गया? 7 सितंबर 2023 को। और हमारा चंद्रयान कब भेजा गया? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों ये रॉकेट याद रखिएगा H2A रॉकेट याद रखिएगा। और इस जापान वाले लैंडर का क्या नाम है? तो सलीम। तो याद रखिएगा इतनी बातें। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, अगर जापान का ये जो मिशन है मून स्नाइपर ये सफलतापूर्वक चंद्रमा पे जो ये लैंडर है ये लैंड कर जाता है, तो जापान विश्व का 5वां देश बन जाएगा जो चंद्रमा पे लैंड किया। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 7वां क्वेश्चन कि पेय पदार्थों के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन का सबसे आम प्रकार उपयोग में लिया जाता है? तो दोस्तों ये एल्कोहलिक किण्वन। और किण्वन है क्या? किण्वन की क्रिया क्या है? तो दोस्तों किण्वन क्रिया क्या है? जो जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक, उनको सूक्ष्म जो संजीव जीव हैं उनके माध्यम से, सूक्ष्म जो संजीव जीव हैं उनके माध्यम से क्या करना? सरल कार्बनिक यौगिकों में तोड़ना। यही क्या है? किण्वन की प्रक्रिया है। यानी जो जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, जो जटिल कार्बनिक कंपाउंड है, उनको जो संजीव सूक्ष्म जीव हैं उनकी सहायता से सरल जो आपके कार्बनिक कंपाउंड है उनमें तोड़ना, ये क्या है? किण्वन की प्रक्रिया है। और दोस्तों जितने भी पेय पदार्थ बनाए जाते हैं वो लगभग किण्वन की प्रक्रिया से बनाए जाते हैं। और दोस्तों किण्वन की कौन सी प्रक्रिया इस पेय पदार्थों के निर्माण में, उत्पादन में काम में ली जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो आम है, जो प्रचलित है, वो है एल्कोहलिक किण्वन। याद रखिएगा। और दोस्तों बात करें वाइन, बियर, दही, ये सभी किण्वन के द्वारा निर्मित होते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा किण्वन की जो ये क्रिया होती है जो कि एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है किण्वन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। और दोस्तों इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस किण्वन की प्रक्रिया में, और ये एक जैव रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 8वां क्वेश्चन कि मलिंद पन्हव राजा मलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। वह भिक्षु थे, यानी भिक्षु का क्या नाम था? तो याद रखिएगा मलिंद पन्हव में राजा मलिंद या जिन्हें मिनेंडर बोला जाता है और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्तालाप है उसका वर्णन किया गया है। और दोस्तों याद रखिएगा ये जो मलिंद पन्हव हैं उसमें जो राजा
मलिंद का जिक्र किया गया है, इनका वास्तविक नाम तो है मीनेंडर। और दोस्तों ये एक इंडो यूनानी राजा थे मीनेंडर, ठीक है। और दोस्तों ये जो मलिंद पनव ग्रंथ है ये किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। मलिंद पनव ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, आप कहेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इस बौद्ध धर्म के ग्रंथ मलिंद पनव में बौद्ध भिक्षु नागसेन और राजा मीनेंडर या मलिंद के मध्य वार्तालाप या संवाद हैं उसको वर्णित किया गया है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कि एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 भारत के लिए निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया। ऑप्शन आपके सामने तेजस्विनी शंकर, अजय कुमार सरोज, अब्दुल्ला अबू बकर, ज्योति यारजी। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा तेजस्विनी शंकर। ऐसे क्वेश्चन भी एसएससी पूछ सकती है आपसे, तो इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित की गई 2023 में, इसमें जो तेजस्विनी शंकर है इन्होंने कांस्य पदक जीता। और बाकी की बात करें अजय कुमार सरोज, अब्दुल्ला अबू बकर, ज्योति यारजी, इन सभी ने गोल्ड मेडल जीता। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे डिटेल चर्चा कर लेते हैं इस विषय पे। तो बात करते हैं सबसे पहले एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जिसका आयोजन हुआ बैंकॉक जो कि थाईलैंड की राजधानी है। और दोस्तों इस एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के द्वारा 3 गोल्ड मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं वो जीते गए, जिनमें से दोस्तों जो गोल्ड मेडल हैं उनका नाम आप याद रखिएगा, उनमें अब्दुल्ला अबू बकर। तो दोस्तों अब्दुल्ला अबू बकर के द्वारा ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता गया। उसके बाद हम बात करें अजय कुमार सरोज, इन्होंने 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा ज्योति यारजी की बात करें तो जो 100 मीटर बाधा दौड़ है, 100 मीटर ऑब्स्टेकल जो रनिंग है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। जबकि बात करें तेजस्विनी शंकर, इन्होंने लंबी कूद और 400 मीटर स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इस प्रकार दोस्तों याद रखिएगा, ये इनका खेल भी याद रखिएगा कौन से खेल से संबंधित है और कौन से मेडल है, ठीक है। अगर आप मेडल याद ना रख पाएँ तो आपको ये तो याद रखना है कि इनका संबंध किस खेल से है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्योंकि दोस्तों एसएससी के द्वारा कोई भी एग्जाम आयोजित किया जाए उनमें जो नवीनतम पुस्तकें हैं उनके बारे में पूछा ही जाता है। और दोस्तों एसएससी आपसे पूछ सकती है इस प्रकार का क्वेश्चन कि सही सम्मिलित नहीं है। एक तरफ आपको लेखक के नाम है, दूसरी तरफ पुस्तक। तो दोस्तों पहले नाम आया रस्किन बॉन्ड का, रस्किन बॉन्ड की पुस्तक इसने बता रखी है द गोल्डन ईयर्स, तो बिल्कुल सही है। याद रखिएगा दोस्तों रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है द गोल्डन ईयर्स। उसके बाद में बात करते हैं बोरिया मजुमदार, इनकी पुस्तक है सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में विजय दर्डा, इनकी पुस्तक है रिंग साइड, ये भी आप याद रखना। उसके बाद में सही सम्मिलित नहीं है, तो ये दोस्तों डी नंबर सम्मिलित नहीं है क्योंकि दोस्तों अमिताभ कांत की पुस्तक इसने बता रखी है प्रिज्म द एनेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है ये विनोद मनकारा की है, आपको याद रखना है विनोद मनकारा। और दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ ये जो सारे क्वेश्चन है आप नोट डाउन करते रहिएगा, आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए क्योंकि दोस्तों ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अब आप पूछेंगे कि अमिताभ कांत की जो कि G20 के शेरपा हैं, अब की बार जो हमने G20 को होस्ट किया उसके शेरपा कौन है, अमिताभ कांत, और इनकी पुस्तक का नाम है मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। तो याद रखिएगा ये पुस्तक है वो अमिताभ कांत की है। जबकि दोस्तों बात करें प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एबोर्ड ऑफ रेनबो, ये पुस्तक विनोद मनकारा की है, याद लिख लीजिएगा विनोद मनकारा, ठीक है। और दोस्तों ऊपर जो ये पुस्तक है विजय दर्डा की, इसका नाम है रिंग साइड। बोरिया मुजुमदार की सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो, रस्किन बॉन्ड की है द गोल्डन ईयर्स। तो ये सारी पुस्तकें याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने आपको 5 जो लेखक हैं उनकी पुस्तकों के नाम लिखा दिया जो कि हाल ही में करंट अफेयर की दृष्टि से चर्चा में है। उसके बाद बात करते हैं 11वां क्वेश्चन कि पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों याद रखिएगा पहले तो ये जो कंबाला है ये एक भैंस दौड़ है और ये किस राज्य से संबंधित है, तो आप कहेंगे कर्नाटक, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों आज का सवाल ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से किसके पास ब्राह्मी लिपि के शिलालेख मिले। यानी दोस्तों यहाँ पे कुछ आपको भारतीय चित्रकला के जो ये महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको 4 नाम दिए गए हैं। उनमें से आपसे पूछा गया है कि कौन सी एक ऐसा पेंटिंग जो स्थल है जिसके पास ब्राह्मी लिपि के शिलालेख भी हमें मिले हैं।
तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है लेपाक्षी जो मंदिर है वो, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद में बादामी गुफा मंदिर जो कि कर्नाटक में है, और जोगीमारा गुफाएं एसएससी के द्वारा क्वेश्चन किया गया है, छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा बात करें रावण छाया, तो ये दोस्तों आपके ये उड़ीसा में है। ठीक है, रावण छाया ये दोस्तों एक चित्रकला है किस राज्य की, तो उड़ीसा की। तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब आपको बताना है कि कौन सी ऐसी चित्रकला है जिसके पास ब्राह्मी लिपि के शिलालेख मिले। तो मैंने ये तो आपको बता दिए कि जितनी भी चित्रकला है इनका संबंध किस राज्य से है। अब आपको बताना है कि किस चित्रकला के पास, यानी जो चित्रकला स्थल है उसके पास ब्राह्मी लिपि के शिलालेख मिले। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और जो भी साथी आपके दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल उत्कर्ष स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये जंगे वर्दी जो सीरीज़ है महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए, जिसमें मैं आपको डेली जीके और जीएस प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।